हेलो प्यारे बच्चों, सभी को राधे राधे। मैं पवन आचार्य आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं नेशनल कैरियर एकेडमी एनसीए के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। और आज मैं लेके आया हूं 12th क्लास का एग्रीकल्चर का एक मॉडल पेपर, जो कि आपका ब्लूप्रिंट टाइप का पेपर है। उसको अपन आज सॉल्व करने वाले हैं, है ना, और क्वेश्चन को अपन देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसे आने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो अपन देखेंगे एग्जाम के अंदर। इसका जो पेपर है वो आपको बहुत जल्द आपको होने वाला है। उसके लिए आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। और मैं समझता हूं कि हिंदी के पेपर के बाद में आप इस पेपर की तैयारी करने लग जाएंगे और बहुत शानदार तरीके से इसको आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िएगा और बहुत अच्छे मार्क्स आप जो है गेन कर सकते हैं। अगर 2 दिन 3 दिन का जो ये गैप है ना हिंदी के पेपर के बाद में, इसको अगर आपने सिस्टमेटिकली काम ले लिया ना तो आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा टिप्स दे देता हूं। जो जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं और जितने भी फिलअप्स क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व करने का एक रामबाण इलाज है कि आपके जो 15 चैप्टर दे रखे हैं आपके एग्रीकल्चर के अंदर, उसमें पीछे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको अच्छे से याद करके चले जाना, उनको रट के चले जाना। अगर आप ऐसा काम आपने कर लिया तो आपके 18 क्वेश्चन तो एमसीक्यू, 10 क्वेश्चन फिलअप्स के आपके आसानी से सही हो जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। ठीक है ना। और बहुत अच्छे से आपका पेपर हो, इसी के साथ में अपन शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर का एक मॉडल पेपर जो ब्लूप्रिंट के रूप में है उसको अपन छापते हैं फटाफट से। देखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट्स यहाँ पर जो बातें हैं, 56 नंबर का पेपर है ये, जो आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आ रहा है। यहाँ पर शुरू करते हैं। कपास के बीजों की न्यूनतम अंकुरण क्षमता कितनी होती है? कॉटन सीड्स हैव मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज। देखो बेटा, ये क्वेश्चन निकाला क्या है चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 के अंदर 2-3 टेबल दे रखी है, उन टेबल को अच्छे से याद करके चले जाना। एक में अंकुरण प्रतिशत दे रखा है, एक के अंदर आइसोलेशन डिस्टेंस दे रखी है, पृथक्करण दूरी, उनको अच्छे से देख के चले जाना। 100% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इसी पैटर्न से बनेगा। हो सकता है वो कपास की जगह मक्का दे दें, ज्वार दे दें, गेहूं दे दें, कुछ भी देख के आपको पूछ सकता है। तो ये कम से कम न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 65% तो न्यूनतम होनी चाहिए। इसे नीचे अगर है तो वो सही नहीं मानी जाती। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा बात चलते हैं, बरसीम की फसल में, ये आपको मिलेगा 2nd चैप्टर से मिलेगा पेपर। इसमें जो राइजोबियम की जो टेबल दे रखी है, राइजोबियम वाली, उसको अच्छे से याद करके चले जाना। वहां पर आपको बरसीम, रिचका, है ना, अलग अलग लोबिया, अलग अलग फसल का दे रखा है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो बरसीम की फसल में कौन सा बायोफर्टिलाइजर यूज होता है? तो राइजोबियम ट्राइफोली, क्योंकि बरसीम का जो बोटनिकल नेम है वो क्या है? ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम बोटनिकल नेम है, और इसी को लेके अपन बात करेंगे, राइजोबियम का ट्राइफोलियम हो जाएगा। जैविक नियंत्रण हेतु परभक्षी कीट कौन सा आता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैविक नियंत्रण के लिए परभक्षी कीट यानी कि प्रीडेटरी इंसेक्ट कौन सा आता है? ट्राइकोग्रामा। ट्राइकोग्रामा एक प्रकार का अंड परजीवी आप है, एक पैरासिटोइड है, ये नहीं जाएगा। एनपीवी न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, पूरा नाम ध्यान में रखना, पूछ सकता है वो आपको। एनपीवी का पूरा नाम क्या है? न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, ये भी नहीं जाएगा। ट्राइकोडर्मा ये कवक है, लाभदायक कवक होती है, इसका उपयोग अपन पौधों के अंदर जो रोग लगते हैं उसके जैविक नियंत्रण में करते हैं, ये भी नहीं जाएगा। क्राइसोपिड्स ये जाएगा भाई साहब, छोटे छोटे कीट होते हैं जो दूसरे कीटों को खाने का काम करते हैं, क्राइसोपिड्स आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्के की फसल में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था, बिल्कुल सही बात है। ये आपको मिलेगा 3rd चैप्टर से। 3rd चैप्टर में जो टेबल दे रखी है बेटा, टेबल को अच्छे से देख के चले जाना, महत्वपूर्ण बिंदु अच्छे से देख के चले जाना। टेबल में से क्वेश्चन निकाल सकता है, या मक्का निकाला, हो सकता है कपास दे दें, गेहूं दे दें, कुछ भी दे सकता है। तो मक्के के अंदर 2 अवस्थाएं मुख्य रूप से होती हैं जहां पर अपने को सिंचाई करना बहुत अति आवश्यक हो जाता है। कौन सा होगा? एक तो नर मंजरी आते समय टेसलिंग, और एक मादा मंजरी आते समय। नर मंजरी और मादा मंजरी, मादा मंजरी को अपन क्या कहते हैं? सिल्किंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्क या सिल्किंग कहते हैं। गेहूं की फसल में नकलजी खरपतवार, नकलजी खरपतवार जैसा वैसा दिखने वाला, गेहूं के जैसा दिखने वाला, गेहूं का मामा, गेहूं का मामा, गेहूं सा या फेलिस माइनर, इसका सही आंसर हो जाएगा। सावा किस में दिखेगा? सावा दिखेगा चावल के अंदर, ध्यान में रखना। सावा किस में दिखता है? राइस या चावल के अंदर दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपन। यहाँ पर अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में, अगर आप एक बात नोटिस कर रहे हो ना तो आपको मैं बता दूं कि जितने भी टेबल वाले चैप्टर आ रहे हैं, आपको पता है हर चैप्टर में उसने क्या डाल रखी है? टेबल डाल रखी है।
पहले चैप्टर में देख लो, सेकंड में देख लो, थर्ड में देख लो, तो टेबलों से भी क्वेश्चन उठा रहा है वो, ध्यान रखना। तो अजमेर पूछा है, हो सकता है भिलवाड़ा पूछ ले, उदयपुर पूछ ले, ठीक है ना। तो अजमेर कौन से में आता है बेटा, थर्ड ए में आता है। विग्ना मूंगो, क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, मूंगो लोग लगाएंगे, मूंग, मूंग नहीं है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, उड़द का यहाँ पर सही आंसर जाएगा। अखिल भारतीय समन्वित फल सुधार परियोजना 7 चैप्टर में आती है, 7 चैप्टर का क्वेश्चन है ये, 1971 में स्टार्ट हुई थी ये योजना, ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे अपन, फल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति आती है, फल उत्पादन को सुनहरी क्रांति, ये भी 7 चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। हरित क्रांति जो है वो अपने पास में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया गया था। गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए किया गया था। इंद्रधनुष क्रांति कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए किया गया था, ठीक है, अपने को ध्यान में रखना है। फल उत्पादन के लिए सुनहरी क्रांति यानी कि गोल्डन रिवोल्यूशन आता है। आम में ईंट के भट्टों से धुएं में होने वाला रोग कौन सा है, अगर आप ये क्वेश्चन 9 चैप्टर का आता है। वैसे आम के भट्टे, आम के जो उद्यान है, अगर आप ईंट के भट्टों के आसपास लगाते हो तो वहां पर एक बहुत ही कॉमन विकार देखा गया है, एक बहुत ही कॉमन बीमारी देखी गई है, उसका नाम क्या है, ब्लैक टिप, ब्लैक टिप बीमारी है, ध्यान रखना। और पूछता है इस वजह से अपने को ईंट के पट्टे जो है, ईंट के पट्टों से अपने को दूरी पर लगाना है आम के उद्यान, ताकि ये रोग नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपन, उमरान किस्म किसकी है, वैरायटी से क्वेश्चन आएगा बेटा, 100% क्वेश्चन आएगा। वैरायटी याद करके जाना, चाहे वो फसलों की हो चाहे वो फलों की हो, फलों के लिए बहुत आवश्यक है, फलों से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर नाम की वैरायटी ज्यादा है और नाम वाली वैरायटी पूछता है। तो ये उमरान किसकी है बेटा, बेर की होती है। भारत में प्रथम फल परीक्षण उद्योगशाला कहाँ स्थापित हुई थी, है ना, 11 चैप्टर का क्वेश्चन है ये, कहाँ पर स्थापित हुई थी, मुंबई, मेरी जान, मुंबई केंद्र हुआ था। सर्वाधिक वसा की मात्रा किस पशु के दूध में, भेड़ के दूध में मिलती है। कितनी मात्रा मिलती है भेड़ के दूध में, 7.9 से 8.5% मात्रा जो है भेड़ के दूध में पाई जाती है मेरे बच्चों। फिर नेक्स्ट बात करें, भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है, मेरिनो राजस्थान की, और भारत की किसको कहा जाता है, चोकला। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसकी ऊन जो होती है वो बहुत बारीक ऊन होती है, जिसका उपयोग कारपेट बनाने में करते हैं, ध्यान में रखेगा, है ना। गाय की होल्स्टीन फ्रीजियन, होल्स्टीन फ्रीजियन का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर, हॉलैंड, हॉलैंड नहीं दे रखा ऑप्शन में, तो क्या दे सकता है वो, नीदरलैंड भी दे सकता है, ये भी आंसर सही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से जन्मजात रोग कौन सा है, जन्मजात कॉन्जेनिटल डिजीज कौन सा है, यहाँ पर फ्री मार्टिन, फ्री मार्टिन को अपन जन्मजात रोग कहते हैं, क्योंकि यह पशु के बछड़े के जन्म के समय ही उत्पन्न हो जाता है, माँ के पेट से ही उत्पन्न हो जाता है, और इस रोग में जो है जुड़वा बच्चों का जन्म होता है, एक नर बच्चा पैदा होता है, एक मादा बच्चा पैदा होती है, जिसमें नर तो सही निकलता है पर मादा बांझ निकलती है। किस रोग में पशु की पूरी आहार नाल में छाले पड़ जाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, पूरी आहार नाल में छाले पड़ गए, तो लंगड़ी बुखार में नहीं, लंगड़ी बुखार में तो कहाँ पड़ता है, इसमें पशु की गर्दन पर पुट्ठे पर असर आता है, इसमें नहीं होगा। खुरपका मुंह पका के अंदर भी पैरों में और मुंह में छाले होते हैं, इसमें भी नहीं आएगा। एंथ्रेक्स में भी नहीं आएगा, एंथ्रेक्स में क्या हुआ था, उसके मुंह से, नाक से, गुदा से खून निकलता है। रिंडर पशु माता में ये कंडीशन आती है। चौथा, श्वेत क्रांति, श्वेत यानी कि सफेद, सफेद कौन, दूध उत्पादन से संबंधित क्रांति को क्या कहते हैं, श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवोल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाइए, अब चलते हैं अपन रिक्त स्थानों की तरफ मूव करते हैं। रिक्त स्थान मैंने आपको पहले भी समझाया था, रिक्त स्थान जो है वो आपको कहाँ से मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे फिलप से मिलेंगे, है ना। यहाँ से राइजोबियम द्वारा मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहा जाता है, किसका, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। बिना सिंचाई की खेती को शुष्क खेती कहते हैं, ड्राई फार्मिंग कहा जाता है, ठीक है। नींबू का पौधरोपण अंतर कितना होता है, ये भी टेबल से निकाला हुआ क्वेश्चन देख लो, 9 चैप्टर की टेबल से निकाला हुआ क्वेश्चन है। 6 मीटर इंटू 6 मीटर की डिस्टेंस जो है यहाँ पर होती है नींबू के लिए। प्रताप सी वैरायटी किसकी है, ये आती है ज्वार की, है ना, सोरगम की वैरायटी है ये। प्रताप सी 50 जो कि चारे की मल्टीपल कटिंग में चलती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपन। यहाँ पर बोटनिकल नेम दे रखा बेटा, प्यूनिका ग्रेनेटम, किसका बोटनिकल नेम है, अनार का, ध्यान रखना, अनार का बोटनिकल नेम
अनार को अपन अंग्रेजी में क्या कह देंगे, पोमीग्रेनेट या पोमग्रेनेट के नाम से जानेंगे। फालसा वो जामुन के पौधों पर के अंदर प्रवर्धन के लिए किसका उपयोग करते हैं? देखो बेटा, फालसा, जामुन और पपीता, इसके लिए आपको बता दूं, इसके लिए बीज का उपयोग किया जाता है, सीड का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। फालसा में, जामुन में और किसमें, बीज, पपाया यानी कि पपीता के अंदर, है ना, इसमें बीज का उपयोग किया जाता है। गोंद खालिस्तान का स्राव है। गम इज ए सिक्रेशन ऑफ, गम जो है ये पादप कोशिकाओं का स्राव होता है, पादप कोशिकाओं का स्राव होता है, ध्यान में रखना। पादप कोशिका यानी कि प्लांट टिश्यूज, है ना, प्लांट सेल्स और टिश्यूज का स्राव होता है। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, है ना, NBPGR कहाँ पर है? नई दिल्ली, ध्यान में रखना, नई दिल्ली के अंदर यह स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है। कौन? NBPGR। जबकि NBAGR कहाँ पर है? NBAGR राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर है बेटा? करनाल में है। और करनाल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। किस रोग में पशु गरगर की आवाज करता है? अरे गरगर की आवाज तो गलघोंटू में करता है मेरे बच्चों। गलघोंटू यानी कि HS, हीमोरेजिक सेप्टिसेमिया रोग के अंदर पशु की आवाज कैसे आती है? गरगर की आवाज आती है। इसके साथ में दो आवाज और बता दूं मैं आपको, चिपचिपाहट की ध्वनि यानी कि स्टिकी साउंड किस में आता है? चिपचिपाहट की ध्वनि आती है किसके अंदर? ये आता है FMD के अंदर आता है, खुरपका मुंहपका रोग में आता है, ठीक है। और एंथ्रेक्स रोग में भी यहाँ पर अलग अलग आवाज, सॉरी एंथ्रेक्स क्या, लंगड़ा बुखार जिसको अपन ब्लैक क्वार्टर कहते हैं, ब्लैक क्वार्टर में कौन सी आवाज आती है? चरचर की आवाज आएगी, क्रैकलिंग साउंड आता है, ध्यान रखना। यहाँ पर गरगर की आवाज, वहां चरचर की आवाज। चलो भाई, इंडो स्विस प्रोजेक्ट कहाँ चलाया गया था? पटियाला चलाया गया भाई साहब, पटियाला, ठीक है। मंडी हिमाचल प्रदेश के अंदर भी ध्यान में रखना। केसरगट्टा कर्नाटक में भी वहां पर चलाया गया प्रोजेक्ट, वो भी ध्यान में रखना। 3 प्रोजेक्ट के नाम है यहाँ पर, ब्राउन इंडो स्विस के नाम से हैं, ब्राउन स्विस के नाम से हैं, अलग अलग नाम आता है। चलिए अब चलते हैं अपन वेरी शॉर्ट पर चलते हैं। एक शब्द, मृदा क्षरण को रोकने के लिए उगाए जाने वाले 2 वृक्ष के नाम बता दो। एक उगा दो आप खेजड़ी, उगा दो ना, एक उगा दो अरंडी, ठीक है ना, ये लगा दो आप, खेजड़ी लगा सकते हो, बबूल लगा सकते हो, इससे मृदा क्षरण रुक जाएगा। कंपोस्ट बनाने की 3 विधियां भाई साहब, 3 विधियां कौन कौन सी? एक है अपने पास में इंदौर विधि, एक है अपने पास में बेंगलोर विधि, एक अपने पास में नाड़ेप विधि, 3 विधियां हैं। मृदा संरक्षण में सहायक 2 फसल के नाम बताने हैं। 2 फसल में कौन कौन जाएगा बेटा? मृदा क्षरण के अंदर मृदा को संरक्षित रखने में काम कौन कौन सी फसल आती है? बरसीम हो जाएगी, रिचका हो जाएगा, लोबिया हो जाएगा। ये फसल जो है वो मृदा को स्टोर करके रखती हैं। प्रारंभिक भू परीक्षण किसे कहते हैं? देखो, टिलेज की बात करें, 2 प्रकार के टिलेज होते हैं, 2 प्रकार के परीक्षण होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। अगर बीज बोने से पहले आपने जो भी एक्टिविटी खेत में की है ना, उसमें जैसे मिट्टी के डेले तोड़ना, मिट्टी को लेवल पे करना, है ना, तो उसको अपन कहते हैं प्राइमरी टिलेज। बीज बोने के बाद में जो भी आपने एक्टिविटी की, जैसे मिट्टी चढ़ाना, है ना, ऐसा कुछ काम कर रहे हो, तो उसको अपन सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक टिलेज के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तिल के बीजों में तेल की मात्रा कितनी होती है भाई साहब? तो ये आप मान लीजिएगा 42 से 54% के आसपास मात्रा होती है। ये ऐसे क्वेश्चन कहाँ से निकाले हैं इसने? ये 6ठे चैप्टर में जो फसलें दे रखी है उनके महत्व, इंपोर्टेंस जरूर पढ़ के जाना, सभी के महत्व पढ़ के जाना। तिल का, कपास का, इनका महत्व से क्वेश्चन पूछेगा, 100% पूछेगा। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन आता है। बांझपन यानी कि बच्चा पैदा करने में दिक्कत होगी अगर विटामिन ई नहीं पाया जा रहा है तो। जीबी ग्राफ्टिंग का डायग्राम, ग्राफ्टिंग के डायग्राम पढ़ के जाना भाई। ग्राफ्टिंग के डायग्राम, इसमें अपन जो रूट स्टॉक होता है उस रूट स्टॉक के अंदर जिबाकार कट लगाएंगे और ऊपर का जो सायोन होता है, सांकुर, उसके अंदर भी इस प्रकार का कट लगा के अपन इसको बांध देते हैं। इस प्रकार को अपन जीबी ग्राफ्टिंग कहेंगे। और भी ग्राफ्टिंग और बडिंग के डायग्राम अच्छे से पढ़ के जाना। पपेन का प्रयोग किसमें किया जाता है? पपेन का उपयोग जितनी भी दवाइयां हैं, दवाइयां बनाने में करते हैं, च्युइंगम बनाने में करते हैं, कॉस्मेटिक आइटम्स जो होते हैं उसमें भी किया जाता है। जेल मीटर का प्रयोग फलों के अंदर
फलों के अंदर पेक्टिन की मात्रा को ज्ञात करने में करते हैं। पेक्टिन की मात्रा को कैलकुलेट करने के लिए जेल मीटर का उपयोग करते हैं। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन NLM की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी बेटा? 12वीं पंचवर्षीय योजना में NLM की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, बिल्कुल बीज से क्वेश्चन बनेंगे। बीज क्या होता है? एक परिपक्व बीजांड होता है जिसको बोने पर नए पौधे का निर्माण हो, उसको अपन बीज कहते हैं। बीज कितने प्रकार के होते हैं? आपकी बुक में 4 प्रकार दे रखे हैं, N, B, F और C। N का मतलब केंद्रक बीज, न्यूक्लियस बीज जिसको अपन कह देंगे। B का मतलब ब्रीडर सीड, प्रजनक बीज हो जाएगा। F का मतलब फाउंडेशन सीड, आधार बीज। C का मतलब सर्टिफाइड यानी कि प्रमाणित बीज। तो यहाँ पर प्रजनक बीज यानी कि इसका B के बारे में पूछ रहा है, बीज के बारे में बता सकते हैं अपन। ये जो बीज होते हैं वो केंद्रक बीज से प्राप्त होते हैं और इसका उत्पादन जो है अलग अलग जो सेंटर प्राप्त सरकार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त सेंटर हैं वहां पर उगाया जाता है और इसके बीज का कलर टैग भी आप लिख सकते हो। फेरोमोन ट्रैप का उपयोग यहाँ पर पूछा गया है। फेरोमोन ट्रैप क्या होता है? फेरोमोन एक प्रकार के लिंग हार्मोन होते हैं जो कि यहाँ पर विपरीत लिंग वाले जो कीट होते हैं उनको आकर्षित करने के लिए किया जाता है और इसको आप आराम से कर पाएंगे। फेरोमोन का उपयोग अपन कीटों के ट्रैप के लिए करते हैं। फिर यहाँ पर क्रांतिक अवस्थाएं पूछी गई हैं। मक्के के अभी बताया था अपन ने, नर मंजरी मादा मंजरी। मूंगफली के अंदर फली बनने से पहले है ना, पॉड फॉर्मेशन के टाइम पर। सरसों के अंदर भी अपन आराम से कर सकते हैं, वो टेबल काफी इंपॉर्टेंट है। क्रांतिक अवस्थाओं वाले टेबल को अच्छे से पढ़ के जाना। हो सकता है यहाँ पर 3 पूछी गई हो, आपको गेहूं का पूछ ले, कपास का पूछ ले, गन्ने का पूछ ले, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, संपर्क शाकनाशी और सरांध्र शाकनाशी में क्या अंतर है? डिफरेंस बिटवीन कॉन्टैक्ट और ट्रांसलोकेटेड हेर्बिसाइड। यह चैप्टर नंबर 4 से निकाला हुआ क्वेश्चन है बेटा, जहाँ पर शाकनाशियों का वर्गीकरण दे रखा है। 4 वर्गीकरण दे रखे हैं, 4 क्लासिफिकेशन। वहां पर एक पूछा गया है कि संपर्क ऐसे शाकनाशी या ऐसे केमिकल, ऐसे रसायन जो खरपतवार के संपर्क में आते हैं और उनको मार देते हैं, कॉन्टेक्ट करके मारते हैं, उसको क्या कहते हैं? संपर्क शाकनाशी। स्थानांतरण का मतलब क्या होता है? पौधे के एक भाग पर टच करता है और पूरे पौधे में अगर वो केमिकल फैल जाए तो उसको अपन ट्रांसलोकेटेड या स्थानांतरित शाकनाशी कहते हैं। टी या सील्ड कलिकाइन किसे कहते हैं? मैंने भी आपको कहा था ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 8वां चैप्टर, जिसके अंदर आपको बडिंग और ग्राफ्टिंग के बारे में पूछेगा, डायग्राम बनवाएगा, है ना। ध्यान में रखना, जो रूट स्टॉक है उस रूट स्टॉक के अंदर कैपिटल टी का अपने को क्या बनाना है? छेद बनाना है। कैपिटल टी को छेद बना के और बाद में ऊपर जो अपन बढ़ लेने वाले हैं कलिका, उसके अंदर भी टी का कट लगा के अपन इसके अंदर घुसा देंगे और प्लास्टिक की पन्नी से अपन उसको रैप कर देते हैं। पशु स्वास्थ्य प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए कोई 3 महत्वपूर्ण बातें लिखनी है। पशु, देखिए ये चैप्टर नंबर 12 से क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें आपको पशु स्वास्थ्य से संबंधित पूछ सकता है, प्रजनन संबंधित पूछ सकता है, आहार संबंधित पूछ सकता है, आवास संबंधित पूछ सकता है। आपको 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। जमुनापारी के बारे में क्या बताऊं? इटावा जिले से निकली हुई ब्रीड है। पिछले पैरों पर घने बाल होना इसकी पहचान। रोमन नाक पाई जाती है, ठीक है। इसको जादुई नस्ल भी कहते हैं, मैजेस्टिक नस्ल भी कहते हैं। पहाड़ी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में आसानी से रह जाती हैं। रंग सफेद रंग होता है। बहुत सारी बातें हैं भाई साहब। थनैला रोग के कोई 3 लक्षण लिखो। थनैला या मैस्टाइटिस, कोई रोग के लक्षण पूछेगा ही पूछेगा। कानों की सूजन आना, दूध का कलर चेंज हो जाना, पीला रंग आ जाना, पीला रंग के बाद में लाल कलर आ जाना, फटे दही जैसा दूध आना और दूध में मवाद का आना, पस का आना, बहुत सारे लक्षण है। क्या क्या बताऊं आपको? बताऊं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु प्लेग रोग के रोग कारक का नाम। पशु प्लेग का रोग कारक का नाम क्या है? बता दो। वायरस है, चनित वायरस होता है और नाम बताने के बाद वो उपचार अपने को बताना है। उपचार में आपको बता दूं, क्योंकि ये वायरस से होने वाला रोग है तो उसमें टीकाकरण तो होगा नहीं, आपको इंजेक्शन लगा देना है, जैसे कि डेक्सोना है, नीमोवेट है, प्रेक्सिडोजोन है, बहुत सारे इंजेक्शन के नाम दे रखे होंगे, उनमें से आपको अच्छे से याद करके जाना है और लिख देना है। बीमार पशु के कोई 3 लक्षण क्या ये नहीं बता सकते हो, है ना। श्वसन प्रक्रिया, सांस जो है वो सही नहीं आएगी, नाड़ी गति सही से नहीं आती है, उसका जो बाहर का जो लुकआउट है, बाहर का जो शारीरिक स्थिति है वो बिगड़ जाती है। बहुत सारे, है ना, पॉइंट टू पॉइंट अपन आराम से लिख सकते हैं। 3 पूछे हैं, जरूरी नहीं है 3 पूछे तो आप 3 ही लिखो। आपको आता है, मेरे को 5-7 आते हैं, लिखो आराम से और सिस्टमेटिक लिख के आओ तो नंबर आराम से मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो वापस चलते हैं, सेक्शन सी पर चलते हैं। फलोद्यान लगाने की आयताकार विधि, 5-6 प्रकार की विधियां हैं यहाँ पर। वर्गाकार, आयताकार, है ना, त्रिभुजाकार विधि है और अपने पास में कौन सी विधि हो जाएगी? हेक्सागोनल यानी कि षटभुजाकार विधि है। कंटूर विधि है, उसमें से आपको आयताकार विधि, आयत बनाना है,
आयत बना के आप आराम से लिख सकते हैं। ओ क्या बात है, आयत बना के लिख सकते हैं अपन, ठीक है। इस प्रकार से आराम से अपन कर पाएंगे, आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आयताकार विधि बना देनी है, वर्ग मत बना देना है ना, और जहां जहां कट लग रहा है वहां बना देना। पंचभुजाकार विधि, पंचभुजाकार में क्या होता है, ये रही पंचभुजाकार, इसमें अपन को बनानी स्क्वायर विधि। स्क्वायर बना के और बीच में जो जगह है उसमें ये जहां जहां कट लग रहे हैं वहां पर 4 पौधे लग जाएंगे, ये 4 पौधे, और 5वां पौधा यहाँ बीच में लगेगा, तो उसको क्या कह देंगे अपन, पंचभुजाकार कह देंगे। अरे हाँ या ना बता दो 2 बार बच्चों, ये रहा पंचभुजाकार विधि, ठीक है। इस प्रकार से फलों की डिब्बाबंदी की विधि का वर्णन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है। फलों की कैनिंग कैसे करते हैं, कैनिंग जो है यहाँ पर फलों की करनी है, तो ध्यान में रखना, जब डिब्बे भरते समय, जैसे मान लो आम की दशहरी वेराइटी है, उसको अपन कैनिंग में काम लेते हैं। कैनिंग के फादर कौन है, जनक निकोलस अपार्ट नाम के वैज्ञानिक जो है इसका फादर कहलाता है। और डिब्बों में दशहरी आम है उसके टुकड़े करके आपने डिब्बे में डाल दिया। अब डिब्बे को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए अपन यहाँ पर एक विलेन मिलाएंगे, एक सॉल्यूशन डालते हैं जो मीठा होगा, यानी कि सिरप मिलाते हैं। चाशनी के रूप में शक्कर को पानी में डाल के उसकी चाशनी बनाई जाती है। चाशनी दो 3 प्रकार की बनेगी, लाइट, मीडियम और हाई वाली, तो जो भी आपको डिमांड है उसके अकॉर्डिंग चाशनी डाल दो। अगर आपको सब्जियों की कैनिंग पूछता है, हो सकता है वो फलों की नहीं पूछ के सब्जियों की पूछ लें, तो आपको नमक का पानी डालना है, ठीक है। आंवले के मुरब्बा बनाने की विधि, यहाँ पर मुरब्बा पूछा है आपको, हो सकता है जैम पूछ ले, जेली पूछ ले, मुरब्बा अपन बना सकते हैं जैसे आंवले का बनता है ना। आंवले के फलों को कट करके उसके टुकड़े डाल दो, टुकड़े करके उसको गर्म पानी में उबालो, नमक के पानी में रखो थोड़ा सा, ताकि उसका कसलापन कम हो जाए। उसके बाद में उसको जार में भर के उसके अंदर आप चाशनी के रूप में मिला सकते हैं, या फिर चाशनी को अलग, चाशनी या तो डायरेक्ट मिला दो उसके अंदर बना के, या फिर शक्कर मिला के भी उसको बंद करके अपन रख सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरी मेथड को अपन को क्लासिफाई करना है। गाय की थार पारकर नस्ल पूछी गई है भाई साहब, गाय की जर्सी नस्ल पूछी गई है, आराम से कर पाएंगे। थार पारकर चत्र जैसलमेर से निकली हुई नस्ल है, प्रतिकूल वातावरण में आसानी से रह जाती है, और दूध उत्पादन 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्यात उसका उत्पादन कहलाता है। जर्सी नस्ल की बात करें तो जर्सी बादामी रंग की होती है, यौवन अवस्था जल्दी प्राप्त कर जाती है, इसके दूध में फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, 4.5 से 5.5%, और अच्छी अच्छी बातें आप लिखो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, यहाँ पर चने की फसल पूछी गई है और गेहूं की फसल पूछी गई है। एक बात ध्यान में रखना बेटा, छठा चैप्टर अगर आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आपको बता दूं, उसमें से एक फसल जो है वो खाद्यान्न फसल जरूर पूछेगा। जैसे यहाँ पर गेहूं दे दिया, गेहूं आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। गेहूं, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, इनको आप अच्छे से याद करके चले जाओ, 2 में से एक वो आएगी। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं कंफ्यूज हो सकता हूं बेटा, तो आपको क्या करना है, गेहूं, जो चावल, ज्वार, बाजरा, इनको याद करके चले जाना, एक न एक जरूर और जरूर आएगा उसमें से, बाकी आप याद मत करना, भले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना वो भी बना सकता हूं मैं आपको, ऐसे बताऊं। एक तो आपसे जलवायु पूछेगा कि कौन से जलवायु में उगाई जा रही है, वो किस जलवायु की और कहाँ उगाई जा रही है, कौन से जिलों में उगाई जा रही है। फिर उसकी बीज दर पूछेगा, जैसे मान लो गेहूं है, गेहूं के लिए बीज दर कितनी होती है, 100 से 125 किलो होती है। चने के लिए बीज दर अपन लिख सकते हैं। बीज दर लिखने के बाद में बीजोपचार करना है कि उसको कवकनाशी से बीजोपचार करना है, कवकनाशी के बाद में कीटनाशक दवा डालनी है। उसके बाद अगर चना है तो राइजोबियम कल्चर डाल सकते हैं, और अगर आप गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा कर रहे हो तो यहाँ पर नॉन राइजोबियम जैसे कि एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, उसका कल्चर मिला देना है। वैरायटी पूछेगा भाई, वैरायटी तो आपको याद करनी पड़ेगी। और 2 रोग 2 कीट आराम से लिख सकते हो। अगर गेहूं आता है तो क्या आप 2 रोगों के नाम लिख सकते हैं, इसको आप लिंक करो बायो से। बायो के अंदर अपने गेहूं के रोग पढ़ रखे हैं, कहाँ पर, गेहूं की काली रोली, पीली रोली, भूरी रोली, गेहूं का कंडवा, है ना, वहां से 2 रोग निकाल दो और आराम से छाप दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर फल दे रखा है, एक आम दे रखा है, एक पपीता दे रखा है, जिसमें आपको भूमि जलवायु पॉइंट ध्यान में रखना, 4 वैरायटी ध्यान में रखनी है। पौधे लगाने की विधि, पौधे लगाने में आपको क्या करना है, नंबर 1 गड्ढे का आकार। अब आम के लिए गड्ढे का आकार कितना होता है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ठीक है। उसके नीचे गड्ढा खोदने की विधि आपको पता ही है। जब अपन फल पौधारोपण करते हैं, पौधारोपण करने से लगभग 1 महीना पहले या 15 से 20 दिन पहले गड्ढे को 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर का आकार का खोद देना है। और 2 गड्ढों के बीच में दूरी कितनी रखेंगे, 10 मीटर इंटू 10 मीटर, अगर आम है तो। इस प्रकार से अपन आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एंड ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आराम से ये हो गया। तो ये ऐसे पेपर को आपको सोल्व करना है, तो ये पेपर आपको सहारा देगा थोड़ा सा। नेक्स्ट पेपर में जल्दी लेके आऊंगा। चलिए मिलते हैं, सभी को राधे राधे।